नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने मकर संक्रांति के दिन खटीमा को दी करोड़ों की सौगात। 33.5 करोड़ से अधिक के 9 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, खटीमा में बहेगी विकास की बयार। अंकिता मामले में हरिद्वार एसआईटी को फोन जमा करवाने से पहले बीमार पड़ी उर्मिला सनावर। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। 2 एसएसपी से लगाए सुरक्षा के गुहार। ट्रोलर्स ने ली चुटकी। महिलाओं पर दिए विवादित बयान पर मंत्री रेखा आर्य के पति की बढ़ी मुश्किलें। कांग्रेस कर रही साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग। 17 जनवरी तक का दिया समय। एसएसपी कार्यालय घेराव की चेतावनी। उत्तराखंड की फूलों की घाटी रेंज में 9 जनवरी से धधक रहे जंगल। आग बुझाने में नाकाम साबित हो रहा वन महकमा। हेलीकॉप्टर से किया जा रहा पानी का छिड़काव। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मकर संक्रांति के दिन खटीमा में 33 करोड़ 36 लाख 49 हजार के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें हाईटेक महाराणा प्रताप बस स्टेशन, पेयजल नलकूप, ओवरहेड टैंक, पाइपलाइन कार्यों समेत कई पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नानकमत्ता में बालाजी मंदिर का सौंदर्यीकरण और सड़क निर्माण समेत कई विकास कार्यों की घोषणा की है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार खटीमा के साथ जनता के लिए जो भी खटीमा के समग्र विकास है उसको लेकर काफी सजग है और आपको बता दें कि यहाँ के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने पर लगातार सरकार का फोकस है। लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर यहाँ पर हाईटेक बस स्टैंड का आज लोकार्पण हुआ है और इसके लोकार्पण हो जाने से यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी और जो बसें हमारे शहर के अंदर से आती थी उनको भी यहाँ पर एक अच्छा स्थान मिल जाएगा। यात्रियों को भी बड़ी सुविधा होगी। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी और ये शुरू होने से केवल खटीमा के आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी अच्छा साधन मिलेगा, अच्छी सुविधा होगी और रोजगार के क्षेत्र में भी लोगों को, पर्यटन के क्षेत्र में भी और विकास के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में अच्छा होगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से अच्छा लाभ। वहीं उत्तरकाशी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माघ मेले के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने माघ मेले का शुभारंभ करते हुए जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में जल्द ही शिलकियारा टनल का शुभारंभ कर दिया जाएगा, जिससे स्थानीय और बाहरी लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ से अपने अपने स्थानों को छोड़कर चले गए थे, अब वो फिर से अपने पैतृक स्थानों की ओर लौट रहे हैं। उसमें भी काफी सुधार हुआ है। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप की रक्षा करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है कि देवभूमि में अतिथि देवो भव की परंपरा तो चलेगी, लेकिन देवभूमि की मर्यादा तोड़ने वालों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। कोई स्थान यहाँ उनके लिए नहीं होगा जो देवभूमि की मर्यादा को तोड़ने का काम करेंगे। उर्मिला सनावर, जिसने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी के नाम का खुलासा कर देहरादून से लेकर दिल्ली तक की सियासत में भूचाल मचा दिया था, आज उसी उर्मिला सनावर का एटीट्यूड कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उर्मिला द्वारा किए गए खुलासों की जांच जब आगे बढ़ने लगी थी तो उर्मिला ने खुद को बीमार बता दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उर्मिला सनावर खुद को मानसिक तौर पर बीमार बताकर सारा मामला यही निपटाने की जुगत में लगी हुई हो। रिपोर्ट देखिए। क्या बीजेपी और उर्मिला के बीच हो गई सेटिंग? क्या पलटी मारेगी उर्मिला सनावर? खुद को बीमार बताकर उर्मिला निपटाएगी मामला? क्या खुद को मानसिक तौर पर बीमार बताना चाहती है उर्मिला? अंकिता भंडारी मामले में कथित वीआईपी के नाम का खुलासा कर दून से लेकर दिल्ली तक बवाल मचाने वाली उर्मिला सनावर का इन दिनों एटीट्यूड बहुत कुछ बयां कर रहा है। कल तक आग उगलने वाली उर्मिला के तेवर बता रहे हैं कि अंदर खाने जरूर कुछ पक रहा है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि उर्मिला सनावर और बीजेपी के बीच सेटिंग हो गई है और उर्मिला धीरे धीरे पलटी मारने की कोशिश में लगी है, क्योंकि जो उर्मिला सनावर हर रोज सोशल मीडिया पर आकर बीजेपी नेताओं की कुंडली खोलने का काम कर रही थी, वही उर्मिला सनावर एकाएक कैसे बीमार पड़ गई, वो भी ऐसे समय पर जब उसे एसआईटी जांच में सहयोग करना चाहिए था।
उर्मिला को अपना फोन हरिद्वार एसआईटी को जमा करवाना था ताकि जांच आगे बढ़ सके। इस बात का पता लगाया जा सके कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जो कुछ खुलासा उर्मिला सनावर ने किया और सोशल मीडिया पर आकर जो ऑडियो वायरल किए, इसकी फॉरेंसिक जांच से ये साफ हो जाए कि कहीं इस ऑडियो के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिस दिन उर्मिला को अपना फोन जमा करवाना था, उसी दिन सनावर बीमार पड़ जाती है और एसआईटी की जांच अधूरी रह जाती है। उर्मिला के कमजोर पड़ते तेवर इस बात का इशारा है कि कहीं उर्मिला सनावर अपने आप को मानसिक तौर पर बीमार साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रही, ताकि पुलिस और कोर्ट में ये बताया जा सके कि जो कुछ उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर आकर कहा या फिर अंकिता केस में जो ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए, वो सब मानसिक बीमारी के कारण ही किया। जाहिर तौर पर अगर ऐसा होता है तो ये पूरा मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा और उर्मिला का पूरा मामला यहीं निपटा दिया जाएगा। बीजेपी का रास्ता भी साफ हो जाएगा और पार्टी के खिलाफ लोगों की नाराजगी भी दूर हो जाएगी और इस तरह से बीजेपी और उर्मिला की सेटिंग पार्टी के काम आ जाएगी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये फिलहाल अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन सियासी जानकार उर्मिला सनावर के बदलते तेवर और कमजोर पड़ते एटीट्यूड को इसी तरह से भांप रहे हैं कि धीरे धीरे पलटी मारने की कोशिश में उर्मिला सनावर नजर आ रही है, ताकि ये पूरा मामला यहीं शांत हो जाए। जो उर्मिला सनावर 2 दिन पहले तक ही इतनी एक्टिव होकर सोशल मीडिया पर गट्टू गट्टू चिल्ला रही थी, उस निडर उर्मिला को अचानक क्या हो गया? जिस दिन जांच के लिए उर्मिला को अपना फोन जमा करवाना था, उसी दिन वो बीमार हो जाती है और हेलमेट पहनकर डॉक्टर उर्मिला का इलाज करता हुआ नजर आता है। सोशल मीडिया पर घूम रही तस्वीरों को देखकर लोग उन्हें ये कहने लगे कि उर्मिला सनावर बन गई अब ड्रामावर। रिपोर्ट देखिए। गट्टू गट्टू चिल्लाने वाली उर्मिला को अचानक क्या हुआ? क्यों ढीले पड़ गए उर्मिला के तेवर? फोन जमा करवाने से पहले बीमार पड़ी उर्मिला। उर्मिला सनावर बनी अब ड्रामावर। हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर है उर्मिला सनावर की, जो कल तक सोशल मीडिया पर गट्टू गट्टू हल्ला कर रही थी। आज वही उर्मिला सनावर बिल्कुल शांत हो गई है। गट्टू कह रहा मैं वहां था। अरे भाई तुम ऑफिसर हो क्या? तो खुद ही स्पष्टीकरण दे रहे हो सामने आके कि मैं कहाँ था, वो कहाँ था, किसने बुलडोजर चलवाया, किसने बुलडोजर बुलाया है। तो ये सब चीजें छोड़ दो, इन विषय के ऊपर अपनी स्पष्टीकरण ना दे। गट्टू भट्टू फट्टू जितने भी तुम सारे के सारे घूम रहे हो, ठीक है? ये सारे के सारे जो काम है ना, ये सब काम आप सीबीआई को सौंप दीजिए। कल तक एक्टिव रहने वाली उर्मिला का यूं एकाएक शांत होना भी कई सवाल खड़े करता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी के नाम का खुलासा करके चर्चाओं में आई उर्मिला सनावर को आज डर लगने लगा है। उर्मिला खुद कह रही है कि बीती रात किसी ने उसकी 3 बार रजाई खींची। सुनिए। ये वीडियो मैं जो देहरादून एसएसपी है अजय कुमार जी, उनके लिए बना रही हूँ। उन्होंने हमें अपनी छोटी बहन कहा है, हमें नहीं पता भैया हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है। 3 बार हमारी कोई रजाई खींच चुका और हमें नींद नहीं आ रही है, जबकि हमारे कमरे में कोई नहीं, हमें नींद आती है लेकिन एकदम फिर हम उठ के बैठ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे कमरे में अभी कोई नहीं है, लेकिन हमें अभी बहुत डर लग रहा है। बड़े पर्दे पर अभिनय करने वाली उर्मिला सनावर क्या सच बोल रही है या फिर यहाँ भी अभिनेत्री का अभिनय जारी है, ये कहना जरा मुश्किल है। लेकिन टाइमिंग पर यदि आप गौर करेंगे तो सवाल आपके जहन में भी उठने लगेंगे। बीते दिन पहले ही सोशल मीडिया पर आकर जिस उर्मिला सनावर ने दावा किया कि वो अगले दिन हरिद्वार एसआईटी को अपना फोन सौंपने जा रही है, आखिर अगले ही दिन उर्मिला सनावर कैसे बीमार पड़ गई? जिस दिन उर्मिला को जांच के लिए अपना फोन जमा कराना था, उसी दिन उर्मिला ने बिस्तर कैसे पकड़ लिया? और तो और उर्मिला ने जो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, उसे जब आप गौर से देखेंगे तो ये समझना कठिन नहीं होगा कि उर्मिला कितना सच लोगों के बीच ला रही है और कितना झूठ छिपा रही है। ये तस्वीर देखिए, जहां पूरे मेकअप के साथ उर्मिला बेड पर लेटी है और इलाज करने वाले डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप की जगह हेलमेट लगा रखा है।
इस तस्वीर को देख सोशल मीडिया पर अलग अलग तर्क आ रहे हैं। लोग पूछने लगे हैं कि भला डॉक्टर कब से हेलमेट लगाकर मरीजों का इलाज करने लगा। अब उर्मिला ये ड्रामा क्यों कर रही है, किसके लिए कर रही है, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। जिस महिला ने देहरादून से लेकर दिल्ली तक की सियासत में उथल पुथल मचाया, आज वो खुद को डर के साए में बता रही है और देहरादून एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगा रही है, वो भी ऐसे समय पर जब उसे अपना फोन डिवाइस सबूत के तौर पर एसआईटी को जमा करवाना था। इन सब को देखकर यही कहा जा सकता है कि ये उर्मिला सनावर बन गई है ड्रामावर। उर्मिला सनावर ने बीते 1 महीने के भीतर जो कुछ किया उसके पीछे का बड़ा कारण रहा सुरेश राठौर। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला के बीच रिश्तों में आई दरार के कारण ही उर्मिला ने सोशल मीडिया पर आकर बड़े खुलासे किए और दोनों के बीच की बातचीत का ऑडियो वायरल किया। मामला बढ़ा तो उर्मिला से पूछताछ भी हुई और अब सीबीआई जांच का रास्ता भी साफ हो चुका है। लेकिन सवाल है कि सुरेश राठौर जो असली राजद्रोही है, आखिर उसके खिलाफ सरकार क्यों जांच नहीं बैठाती है। रिपोर्ट देखिए। असली राजद्रोह सुरेश राठौर। सुरेश राठौर क्यों अब तक बाहर? राठौर को क्यों नहीं उठाते सरकार? उत्तराखंड में बीते 1 महीने के भीतर जो कुछ उथल पुथल मची, उसके लिए जिम्मेदार उर्मिला सनावर को माना जा रहा है। लेकिन उर्मिला सनावर ने जो कुछ किया उसके लिए सुरेश राठौर जिम्मेदार है। तोता मैना की कहानी ने प्रदेश में जो अस्थिरता लाने की कोशिश की, उत्तराखंड को जिस प्रदर्शन में झोंकने का काम किया गया, पहाड़ से लेकर मैदान तक के लोगों को जिस तरह से परेशान किया गया, इसके लिए जिम्मेदार उर्मिला और राठौर ही है। हालांकि उर्मिला से पूछताछ की गई, उर्मिला पर शिकंजा भी कसा गया, लेकिन बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को पूरी तरह से रियायत दी जा रही है। प्रदेश को इस हाल में धकेलने के लिए सुरेश राठौर ही असली राजद्रोह का दोषी है। लेकिन राठौर पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सीबीआई अपना काम करेगी, एसआईटी अपना काम कर रही है। उर्मिला को बुलाकर एसआईटी ने पूछताछ भी की, लेकिन आखिर क्या बात है कि अभी तक सुरेश राठौर को किसी पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया गया। हैरानी की बात तो ये है कि जब सुरेश राठौर पर केस दर्ज करवाया गया था, तब इधर पुलिस भी राठौर को ढूंढती रही, बीजेपी वाले भी खाली हाथ घूमते रहे। इस बीच सुरेश राठौर का हाईकोर्ट पहुंचना और वहां से राहत पा जाना बताता है कि सुरेश राठौर पर चाहते हुए भी ना तो पुलिस कोई एक्शन ले पा रही है और ना ही बीजेपी संगठन। और तो और इस बीच मीडिया के सामने आकर सुरेश राठौर की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो बीजेपी को छोटा और खुद को बड़ा बताने से भी गुरेज नहीं करते। खुद को बीजेपी का आइकॉन बताना और खुद को टिकट पाने का हकदार बताना, ये इशारा है कि बीजेपी को सुरेश राठौर अपने आगे कुछ नहीं समझते। आइकॉन हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी का आइकॉन हूँ मैं। हर साल 6,500 मेरे वोट पड़ते हैं उस विधानसभा में। कोई कुछ कहता रहे, सुरेखा का था मामला, फर्क पड़ा था? नहीं फर्क पड़ा। इसके बावजूद भी सुरेश राठौर पर कोई एक्शन न लेना ये जाहिर करता है कि बीजेपी सुरेश राठौर के आगे बेबस है। लेकिन सवाल है कि जिस शख्स ने उत्तराखंड में इस तरह से उठापटक करवाई, प्रदेश को इस हाल में पहुंचाया, वो सुरेश राठौर जो असली राजद्रोह का दोषी है, आखिर उसे क्यों नहीं उठाते सरकार? वहीं उत्तराखंड की फूलों की घाटी रेंज में 9 जनवरी से भीषण आग लगी हुई है, जिसे बुझाने के लिए वन विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही अब हेलीकॉप्टर से भी क्षेत्र की रेकी की गई। इस दौरान आपको बता दें कि सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि आग फूलों की घाटी के दूसरे तरफ की पहाड़ी पर लगी है, जिससे करीब 15 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रमुख वन संरक्षण रंजन कुमार मिश्रा का कहना है कि बारिश न होने की वजह से अधिक ऊंचाई वाले वन क्षेत्र आग से प्रभावित हुए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक हमारा जो वहाँ का डायरेक्टर एनडीपीआर है, डीएम चमोली भी उनके संपर्क में भी है, हमारा एसडीआरएफ भी संपर्क में भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे हो रखा है। वहाँ पर केवल घास एवं कुछ छोटे छोटे बुसेस इत्यादि होती है, क्योंकि इस बार जो ड्राई स्पेल हुआ है, बारिश बिल्कुल नहीं हुआ है, तो आग का खतरा तो बना हुआ है। वहाँ जाने के लिए 2 दिन लगता है। हमारा लोग अभी वहाँ पर कैंप में ऑलरेडी है। अभी हमने हेलीकॉप्टर के लिए भी हमने रिक्वेस्ट कर रखा है। मुझे लगता है कि आज या कल तक हमको हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा, ताकि आग को हमने कंट्रोल कर सकते हैं।
उत्तराखंड में वन्यजीव हमलों को लेकर एक बार फिर से वन विभाग की कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि नैनीताल जिले में इन दिनों बाघ और तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। ऐसे में लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्रा का कहना है कि डीएफओ को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश देने के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जनता से भी ग्रुप में जंगल जाने और कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखने की अपील की जा रही है। तो वन विभाग विभिन्न प्रकार का माध्यम से, चाहे मल्टीमीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, लीफलेट्स हो या आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा हो, लोगों को कहा जा रहा है कि आप क्या करें या क्या ना करें ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। अगर इस चीज़ को अपने नहीं मानेंगे तो फिर दुर्घटना होना मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका चैनल के द्वारा जो भी लोग इसको देख रहे हैं, चाहे वो हमारा स्कूल के बच्चे हो या हमारा जो गांववासी हो, इन सभी को कूड़ा का प्रबंधन अच्छी ढंग से करें ताकि जानवर आपका घर के आसपास ना आए। उसका प्रबंधन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। घर से जो सड़े हुए फल या कोई बचा हुआ खाना हो जाता है तो उसको ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जाए, नहीं तो उनका अभी तक आदत हो गया है कि घर के आसपास, गाँव के आसपास घूमने का। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि बिहार की महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान के बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। इस मामले में कांग्रेस साहू पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने उत्तराखंड पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस प्रदेश की पुलिस सत्ता के इतने दबाव में काम कर रही है कि एक व्यक्ति जो महिला सशक्तिकरण मंत्री का पति है, उसके खिलाफ पुलिस एक्शन लेने से डरती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि अगर 17 जनवरी तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो कांग्रेस एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। बोलना चाहूंगी कि इस प्रदेश की पुलिस सत्ता, सरकार और भाजपा के इतने प्रेशर में काम कर रही है, उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है कि एक व्यक्ति जो कि महिला सशक्तिकरण के जो मंत्री हैं उनके पति हैं और वो महिलाओं के व्यापारीकरण की बात करते हैं, महिलाओं को खरीदने की बात करते हैं। उसके खिलाफ जब महिलाएं एफआईआर करने के लिए गई तो पूरे दिन के संघर्ष के बाद भी एक एफआईआर दर्ज नहीं हम लोग करा पाए। 17 तारीख तक हमने उनको बोला कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो 18 तारीख को हम लोग यहाँ पे एसएसपी देहरादून का वापस घेराव करेंगे। लेकिन मैं सबको आपके द्वारा ये बोलना चाहती हूँ कि इस प्रदेश में जो अपराधी हैं और वो भाजपा से अगर संबंध रखते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में एफआईआर तक करने को तैयार नहीं है। वहीं बिहारी महासभा के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी मंत्री रेखा आर्य के पति द्वारा बिहार की लड़कियों पर दिए गए विवादित बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का बयान न केवल बिहार की महिला बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने सरकार से इस मामले में एक्शन लेने की भी मांग की है। देखिए, पहले तो उनको इस तरह की बात बोलनी नहीं चाहिए थी। वो खुद किनके पति हैं इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए था। इससे क्या है कि पूरे बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष के महिलाओं का ये अपमान की बात है। आपके घर में महिला सशक्तिकरण, महिला विकास, महिला बाल विकास मंत्रालय के जो बहन रेखा आर्या जी हैं वो भार संभाल रही उत्तराखंड का, उनके ऊपर और आपके घर से इस तरह से बयान आना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि इस तरह के लोग बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हरिद्वार जिले की ज्वालापुर विधानसभा के खेड़ी शिकोहपुर गांव से तहसील को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पिछले 30 सालों से अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। स्थानीय लोग लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक ग्रामीणों की मांग पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। इस मार्ग को जो है कोई एक दर्जन से ज्यादा लोग गुजरते हैं और ये हमारा ब्लॉक का भी रास्ता है और हमें जो है रुड़की से भी कनेक्ट करता है। यहाँ स्थिति बहुत बदतर है, ये वीडियो के माध्यम से सभी देख ही रहे हैं। लेकिन रही विधायक की बात, विधायक कई बार इस रोड पर आ गया पर ढाक के 3-5 सांसद जी तो कभी इस गांव से गुजरे ही नहीं है। मेरी शासन प्रशासन और जो मुख्यमंत्री धामी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इधर भी ध्यान दें। इधर जो है उनके चाहने वाले लोग बहुत हैं।
वहीं रुड़की के सरकारी अस्पताल में कुछ डॉक्टर और स्टाफ की मिलीभगत से यहां दलाली का सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो अस्पताल में जैसे ही कोई गंभीर मरीज आता है तो उसे डराया जाता है और सुविधाओं का अभाव बताते हुए मरीज को निजी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीएमएस डॉक्टर AK मिश्रा का कहना है कि अस्पताल में निजी एम्बुलेंस के ड्राइवरों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही डॉक्टरों को भी सख्त हिदायत दी गई है। 1 तारीख को चार्ज लिया हूँ, उसके बाद से जो मैंने जहाँ गड़बड़ियाँ देखी उसके लिए मैंने प्रयास किए हैं। सबसे पहले एम्बुलेंस वाले अंदर रहते थे हमेशा, तो मैंने उनको हिदायत दी कोई एम्बुलेंस बाहरी प्राइवेट एम्बुलेंस हमारे कैंपस में नहीं रहेगी। तब से वो नहीं रह रहे हैं। बाकी कुछ दलालों की भी गतिविधियाँ थी जो मरीजों को यहाँ से बाहर ले आते थे, मैंने उन पर सख्ती बरती है। अब बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं के बराबर दिखाई पड़ रहे हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। सीएम धामी ने मकर संक्रांति के दिन खटीमा को दी करोड़ों की सौगात। 33.5 करोड़ से अधिक के 9 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा खटीमा में बहेगी विकास की बयार। अंकिता मामले में हरिद्वार SIT को फोन जमा करवाने से पहले बीमार पड़ी उर्मिला सनावर। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। 2 SSP से लगाए सुरक्षा के गुहार, ट्रोलर्स ने ली चुटकी। महिलाओं पर दिए विवादित बयान पर मंत्री रेखा आर्य के पति की बढ़ी मुश्किलें। कांग्रेस कर रही साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग। 17 जनवरी तक का दिया समय। SSP कार्यालय घेराव की चेतावनी। उत्तराखंड की फूलों की घाटी रेंज में 9 जनवरी से धधक रहे जंगल। आग बुझाने में नाकाम साबित हो रहा वन महकमा। हेलीकॉप्टर से किया जा रहा पानी का छिड़काव।